सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियां सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सिर्फ किसी बल्ब से आ रही रोशनी को देखने से मृत्यु हो जाए? क्या आप ऐसी चीजों में यकीन करते हैं? अगर आप यकीन नहीं करते तो इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप यकीन करने लगेंगे। हमारे भारत में ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं जो आज तक अनसुलझी रह गई। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है, जहां आलिया नामक रोशनी को भूतिया माना गया है। नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण बचपन से ही मैं सबका लाडला रहा। मैंने अपने स्कूल, कॉलेज तथा नौकरी कोलकाता से ही की। वैसे मेरा काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस मछुआरों को मैनेजर के तौर पर उन्हें जगह जगह ले जाकर मछली पकड़वा कर ठीक तरह से मैनेजमेंट करके अलग अलग डिब्बों में एक तय मात्रा में पैक करके बड़े बड़े बाजार में बिकवाता हूँ। यही मेरा काम है और सालाना तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाती है। वैसे तो मेरी शादी की उम्र हो चली है तथा घर वालों ने लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे शादी करने का बड़ा ही शौक था। यही सोचते रहता था कि कब मैं जल्दी बड़ा होऊंगा और कब मेरी शादी होगी। अब जब बड़ा हो गया हूँ तो अब सब्र नहीं होता। मेरी दिनचर्या बड़े ही साधारण थी। रोज दफ्तर जाना और फिर दफ्तर से घर आकर माँ के हाथ का खाना खाना। आज भी मैं रोज की ही तरह अपने काम पर निकल गया। दफ्तर पहुंचने के बाद वहां से यह आदेश मिला कि आज काम रात का है, क्योंकि जिस जगह आज मुझे अपने साथ मछुआरों को लेकर जाना है वहां रात के समय ही मछली पाई जाती है। क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा मिला था, मतलब कि ज्यादा पैसों का था, इसलिए मैंने सोचा ठीक है, एक दिन नींद खराब कर ही लेते हैं। क्या हुआ उसमें? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इतने सारे पैसे पाकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी कुछ मछुआरे मेरे पास आकर कहने लगे, मालिक आज मछली पकड़ने नहीं जाना क्या? समय तो अधिक हो गया है। उनकी इस बात पर मैंने उत्साहित होकर कहा, अरे आज जाना है, लेकिन रात में। हमारे राज्य में जो सुंदरबन जंगल है ना, बस उसी के पास एक तालाब है, वहीं जाना है। क्योंकि उस इलाके में पाई जाने वाली मछली सिर्फ रात के समय ही मिलती है, इसलिए ठीक 5 बजे तक यहाँ दफ्तर आ जाना तथा अपने बाकी साथियों को भी यह सूचना दे देना ताकि हम सभी साथ ही निकल जाएं। जैसे ही उन मछुआरों ने यह सुना कि रात में जाना है तो उनके चेहरे उतर गए। यह देख मैं थोड़ा उन्हें प्रोत्साहन देने लगा, अरे उदास मत हो, भले रात का काम है लेकिन बहुत अधिक पैसे मिलने वाले हैं। सोच लो, पूरा 5 से 7 महीना आराम से निकल जाएगा, लाखों में पैसे मिलेंगे। मेरी इस बात पर वे दोनों मछुआरे खुशी के मारे झूम उठे और मुझे अलविदा कहते हुए बोले, वाह मालिक, यह बात सुनकर तो अभी ही मजा आ गया। अभी हम लोग घर जाकर अच्छे से थोड़ा सो लेते हैं ताकि रात में अपना काम बढ़िया तरह से कर सके और कोई गलती की गुंजाइश ही ना बचे। उनकी बातों पर हामी भरते हुए मैं भी अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही जब मैं अपनी माँ से मिला तो वह एकदम आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछी, अरे बेटा अभी आ गए, क्यों आज काम नहीं हुआ क्या? सब ठीक तो है? माँ को परेशान होता देख मैं तुरंत उन्हें गोद में उठा लिया और खुशी के मारे झूमने लगा। माँ मैं बहुत खुश हूँ, आज ना बड़ा पैसे वाला ऑर्डर मिला है, मगर रात के वक्त जाना है। इतने पैसे मिलेंगे माँ कि तेरे लिए पक्का एक नई साड़ी खरीदूंगा तथा पिताजी के लिए नया कुर्ता पैजामा। और हाँ माँ, ये सब पुरानी चीजें बेच कर ना हम आज के ज़माने की
ऑटोमेटिक चीजें भी खरीद लेंगे। मेरी ऐसी बात सुन माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है। अभी पहले मुझे नीचे उतार जल्दी, बदमाश कहीं का। माँ को उठा लेता है। तेरी माँ इस खबर से बहुत खुश है। आज बता मीठे में क्या खाएगा। माँ को इस तरह खुश होता देख मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और मैं अपनी माँ को नीचे उतार गोद में सर रख दिया। माँ, मेरा पसंदीदा रसगुल्ला। माँ मुझे सीने से लगाकर प्यार करती हुई खिलखिला उठी। हाँ हाँ, ढेर सारा बना कर रखूंगी। यह बात जब पिताजी को पता चली तो वे भी बहुत खुश हुए और मुझे आशीर्वाद दिए। सब तरफ बस खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। आज पहली बार मैं सुकून से अपने माँ और पिताजी को इतने अरसों के बाद खुश देख रहा था। समय पंख लगाए मानो कब उड़ गया पता ही नहीं चला और शाम हो गई। करीब 5:30 बजे के लगभग मैं अपने माँ पिताजी को चरण स्पर्श करके दफ्तर के लिए रवाना हो गया। दफ्तर पहुँचते ही मेरे 6-7 कर्मचारी मेरा उत्साहित होकर इंतज़ार कर रहे थे। अब तक तो पैसे वाली खबर सातों कर्मचारियों में आग की तरह फैल गई थी, मगर सातों में से एक मछुआरा इस बात से खुश नज़र नहीं आ रहा था। अभी निकलने में समय था, इसलिए मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे आश्चर्यजनक आवाज़ में पूछा, अरे कमल, तुम इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे? घर में कोई लड़ाई हुई है क्या? इतनी बढ़िया खबर है, सारे मछुआरे खुशी के मारे फुले नहीं समा रहे, मगर तुम अकेले यहाँ किस सोच में डूबे हुए हो? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है? मेरी यह बात सुनकर कमल की आवाज़ थोड़ी हिचकिचाने लगी। मालिक, घर में कोई लड़ाई नहीं हुई है। हम लोग सुंदरबन जंगल के पास जिस तालाब में मछली पकड़ने जा रहे हैं वह भूतिया है। कमल की इस बात पर मैं एकदम ठिठकते हुए बोला, अरे कमल, नशा करके आए हो क्या? या क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे इस तरह बोलने पर पहले तो कमल थोड़ा डरा, लेकिन फिर बहुत ही गंभीर स्वर में कहने लगा, माफ़ करना मालिक, मैं आपकी खुशियाँ खराब नहीं करना चाहता, मगर मैं सच कह रहा हूँ। वह जगह दलदली है तथा ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल के बीचों बीच एक अलिया नाम का सफ़ेद धुंधली रोशनी नज़र आती है और ये रोशनी सिर्फ रात के वक्त ही दिखाई देती है। वह रोशनी में ना जाने ऐसा क्या है कि जितने भी मछुआरे उस रोशनी को देखते हैं या तो वो रास्ता भटक जाते हैं या तो उनकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि वह रोशनी उन मछुआरों की आत्मा की है जो पहले कभी वहाँ डूबकर मर गए थे। वैज्ञानिकों ने भी इस रोशनी की बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन अब तक यह एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। कमल की बात पहले तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मगर बाद में सोचने लगा कि भला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो हमको ऐसी भूतिया जगह भेजेगा? क्यों भला कोई ऐसा चाहेगा कि हमारे मछुआरों की मृत्यु हो जाए? यह सब सोचते सोचते मैं कमल को समझाने लगा, कमल, ऐसा भला क्यों होगा? कोई क्यों हमको ऐसी जगह भेजेगा और इतने पैसे क्यों देगा? अगर कोई इंसान तो मछुआरों को मारना ही चाहता है तो फिर वो तो किसी भी तरह मार सकता है। इतना बड़ा ऑर्डर सौंप कर भला ऐसा कौन सोचेगा? उसको तो सिर्फ अपनी मछलियाँ चाहिए और मछलियों के लिए तुम लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मुझे लगता है कमल, शायद किसी ने तुमसे जलन करते हुए तुम्हारे कान भर दिए हैं ताकि तुमको इतने पैसे ना मिल पाए। फालतू लोगों की बातों में आ गए तुम। मत सुना करो यार, दफ्तर की कोई भी बात किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना मूड ठीक करो और सबके साथ खुशियों में शामिल हो जाओ। आ जाओ। अभी जैसे ही मैंने कमल का हाथ पकड़ उसको सबके बीच ले जाना चाहा, वह फिर वहीं राग अलापने लगा, मालिक, मेरे किसी ने कान नहीं भरे हैं और मैंने अपने बापू के अलावा किसी को इस ऑर्डर के बारे में नहीं बताया। मैं यह बात जानता हूँ, मेरे ही एक दोस्त के साथ उसी तालाब में मौत हो गई थी। प्लीज़ मालिक, मेरी बातों पर यकीन करिए, अभी भी देर नहीं हुई है। चाहे तो अभी भी हम यह ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अब तो कमल की बात पर मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं तेज स्वर में रोष प्रकट करने लगा।
ये तुम क्या बकवास कर रहे हो कमल? तुमको इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा क्या? और मालिक मैं हूं कि तुम हो? अब तुम तय करोगे कि ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए या नहीं। हम लोग वहां जाएंगे, और हाँ, अब तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। तुमको वैसे भी नहीं जाना है ना, तो यह बहाने देकर काम से बचने की कोशिश मत करो। सीधा बोलो, नहीं जाना चाहते। जाओ, घर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथ चलने की। इतना कहकर मैं वहाँ से बाकी के इंतज़ाम देखने चला गया। मन ही मन कमल को डांट कर बुरा तो लग रहा था, मगर आज वो बड़ी अजीब बातें कर रहा था, जिसके बारे में सोचने पर भी मेरा खून खौल उठ रहा था। बाहर जाकर सारे इंतज़ाम देखकर मैं वहीं लगी कुर्सी पर बैठ गया, और फिर थोड़ी ही देर में हमारे दफ्तर की जीप आ गई, और हम सभी उस जीप में सवार होकर चल दिए सुंदरबन जंगल की ओर। लगभग 4 घंटे में हम सभी सुंदरबन जंगल के गेट के सामने खड़े थे। फिर वहाँ के चौकीदार से अनुमति मांगकर जंगल की तरफ बढ़ गए, क्योंकि रात के करीब 10 बज रहे थे। इसलिए हम सभी जीप में ही बैठकर सुंदरबन जंगल के अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने पर वहाँ का वातावरण हमें कुछ अजीब लगा, और रात के समय वह जंगल बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। हमें डर बस इस बात का था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमारी जीप के पीछे न लग जाए। मगर खुशी की बात ये थी कि हमारे जीप के हेडलाइट्स की रोशनी बहुत तेज थी, इसलिए आगे पीछे का दृश्य एकदम साफ नजर आ रहा था। इतनी तेज रोशनी थी कि अगर कोई जानवर हम पर हमला भी करता तो जीप तक पहुंचने के पहले ही वह कुछ ही दूरी पर दिख जाता। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक हमारी जीप खड़े खड़े करके बंद पड़ गई। तभी मैंने हमारे दफ्तर के ड्राइवर भैया से सहमी सी आवाज में पूछा, अरे भैया, क्या हुआ? अचानक गाड़ी क्यों बंद हो गई? तभी ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल मेरी ओर परेशानी से दिखने लगे। माफ़ करिएगा साहब, शायद गाड़ी खराब हो गई है। शायद रास्ता बहुत खराब था, इसलिए बंद पड़ गई है। अब यहाँ से आपको पैदल ही उस तालाब तक जाना होगा। आप चलिए साहब, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर को इस तरह शर्मिंदा होता देख मेरा भी दिल समझ गया कि उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं बिना क्रोध किए गाड़ी से नीचे उतरकर सारे मछुआरों को मछली पकड़ने की जाली तथा कुछ डिब्बे और कुछ सुरक्षा के लिए औजार लेने का आदेश देते हुए उस तालाब तक चलने को कहा। वैसे तो जीप से हम सभी ने काफी दूर पार कर ली थी, और अब बस मात्र 15 से 17 मिनट का ही रास्ता और पार करना था। इसलिए बिना कुछ बहस किए हम सभी एक साथ चल दिए उस तालाब की ओर। सभी को राह दिखाने का काम मेरा था, इसलिए सबसे आगे मैं ही चल रहा था, एक हाथ में टॉर्च लेकर सबको रोशनी दिखाते हुए, और मेरे पीछे पीछे सारे मछुआरे। अभी हमने चलना शुरू ही किया था कि तभी अचानक हमारे पास की झाड़ियों में से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही हम सबका दिल दहल उठा। मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई बाघ तो नहीं, क्योंकि सारा दायित्व मेरे ऊपर ही था। इसलिए मैंने सभी को हिम्मत देते हुए कहा, डरो नहीं, अगर कोई जंगली जानवर हुआ भी तो हम लोग साथ हैं, और हमारे पास सुरक्षा के लिए औजार भी हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती भी है तो डरना नहीं, बस डटकर सामना करना। यह बात कहते ही कुछ नाम मात्र की हिम्मत मुझ में भी आ गई, मगर डर अब भी लग रहा था। डर हमारे दिलो दिमाग में पांव पसारे हुए था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे पैर कुछ चलते चलते जमीन के अंदर धंसते जा रहे थे। चलने में भी दिक्कत हो रहा था, यानी यहीं से दलदली इलाका शुरू हो चुका था। रात भी अब काफी हो गई थी, इसलिए हमने नीचे की जमीन भी कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, और रात में वह घनी घनी झाड़ी तथा पेड़ पौधे वहां के वातावरण को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कुछ अजीबो गरीबे जानवरों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन मैं हर कदम कदम पर मेरे साथ चल रहे सारे मछुआरों का मनोबल बढ़ा रहा था,
ताकि वे सभी डरे नहीं। कुछ दूर चलने के बाद हमारे कुछ साथियों के पैर इतने ज़्यादा अंदर धंस गए कि उन्हें निकालने में बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ गई, परंतु उन मछुआरों को निकालने में हम सभी सफल रहे। चलने में मुश्किल तो बहुत हो रही थी, मगर मन में सिर्फ एक ही बात थी, पैसों के लिए कुछ भी। अभी हम बस तालाब के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि मुझे फिर किसी मछुआरे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, भूत भूत। यह आवाज़ सुन मैं फौरन पीछे मुड़ा तो मैंने देखा देवेंद्र, जो कि उन 6 मछुआरों में से एक था, वह जोर जोर से थरथर कांप रहा था और बस एक ही राग अलाप रहा था, भूत। उसे इस तरह देख मैं जैसे तैसे अपने कदमों को उठाते उठाते बड़े ही मुश्किल से उसके पास गया और उससे शांत करते हुए पूछा, देवेंद्र, पहले तो तुम शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और मुझे बताओ कि अचानक ऐसा क्या हुआ? तुम ऐसे इस तरह जोर जोर से चिल्लाने और कांपने क्यों लगे? तभी मेरी बात का जवाब देते हुए देवेंद्र कांपते स्वर में ही बोला, मालिक, मैंने अभी अभी उस झाड़ी के बीच किसी परछाई देखी, एकदम काली परछाई, बाल बिखरे हुए और उस परछाई के पैर भी उल्टे थे। देवेंद्र की बात सुन सारे मछुआरों में उथल पुथल मच गई। वे सभी हद से ज्यादा डर गए। कोई इधर उधर गिरने लगा तो कोई चीखने चिल्लाने लगा। तभी मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए सबको शांत करते हुए तेजी से कहा, अरे शांत हो जाओ, शांत, डरो मत, यह जंगल है, यहाँ हमारा हर प्रकार की चीजों से सामना होगा। हो सकता है कुछ चीजें नुकसान पहुंचाए या डराए, सिर्फ सामने से गुजर जाए, लेकिन हमें बहादुरी से काम लेना होगा और जब भी डर लगे तो भगवान का स्मरण करना, कोई बुरी चीज निकट नहीं आएगी। मेरी बातों को अच्छे से समझाकर मैं सभी मछुआरों के साथ आगे बढ़ा और कुछ ही देर में हम सभी उस तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने उस तालाब का पानी पीकर थोड़ी प्यास बुझाई और फिर वहां मौजूद जो नाव थी उसमें सवार होकर थोड़ा तालाब के दूसरे किनारे गए। उस दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद हमने हमारी नाव एक पेड़ से बांध दी और मैं, मेरे संग 2 और मछुआरे उसी में बैठ गए। बाकी 4 मछुआरे मेरे एक आदेश पर मछली पकड़ने के लिए तैनात हो गए और हमारी नाव से थोड़ी छोटी नाव सहित 2 मछुआरे पानी में उतर गए और बाकी के 2 मछुआरे डब्बे लेकर तालाब के ही किनारे बैठ गए। वैसे भी कपड़े उस दलदली जमीन के कारण खराब तो हो ही चुके थे, इसलिए मैं भी उन मछुआरों के पास गया जो डिब्बा लेकर इंतजार कर रहे थे और बिना कुछ सोचे समझे तालाब के किनारे उन लोगों के साथ ही बैठ गया। मगर जमीन इतनी ज़्यादा दलदली थी कि एक जगह बैठ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और हज़ारों चीज़ों का डर भी दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़े हुए था, जैसे बाघ का डर तो डूबने का डर, जंगली जानवर तथा भूत प्रेतों का भी डर। इसलिए कुछ 5 मिनट उन मछुआरों के पास बैठ मैं वापस उस पेड़ से बंधी नाव के अंदर बैठ गया। उधर पानी में जाने के बाद उन मछुआरों ने काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली थी, मगर थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। कुछ ही देर बाद उस दलदली इलाकों के बीच एक धुंधली सफ़ेद रोशनी हमें दूर से चमकती हुई दिखाई पड़ी। वह रोशनी ऐसी जगह से आ रही थी जहां कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वह रोशनी बहुत दलदली सतह के ऊपर चमक रही थी, जहां इंसान एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता। वह रोशनी सिर्फ चंद मिनटों के लिए चमकी, मगर उन चंद मिनटों में हमारे वह 2 मछुआरे जो अभी अभी हमारे सामने मछली पकड़ रहे थे, वे अचानक से कहीं गायब हो गए। यह देख हम सभी हड़बड़ाते हुए चारों ओर ढूंढने लगे, मगर वे हमें कहीं नजर नहीं आए। थोड़ी देर बाद फिर वह रोशनी चमकी और वह 2 मछुआरे जो डब्बे लेकर तालाब के किनारे बैठे थे, वे भी दोनों ना जाने क्यों अचानक उस तालाब में बेसुध होकर कूद गए। यह देख मेरा दिमाग अब बिल्कुल सुन्न पड़ गया और तभी मुझे कमल की बात याद आने लगी। इससे पहले कि वह रोशनी फिर से मेरे बाकी के 2 मछुआरों को अपना शिकार बनाती, मैं हड़बड़ाते हुए सुरेश और विजय से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी इसी वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता, बस यहाँ से कैसे भी करके निकलते हैं।
लेकिन ध्यान रहे वह रोशनी अगर दोबारा चमके तो उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना, वरना तुम दोनों भी ठीक उसी तरह मारो जाओगे जैसे हमारे बाकी के मछुआरे मारे गए। यह बात सुनते ही सुरेश और विजय के चेहरा मायूस हो गया और वे दुखी स्वर में बोले, मालिक, मारे जाएंगे मतलब? क्या हमारे बाकी के साथियों की मृत्यु हो गई? क्या अब वे कभी वापस नहीं आएंगे? उन लोगों की इस बात से मैं भी थोड़ा दुखी हो गया, मगर फिर उन दोनों मछुआरों को गले से लगा लिया। शायद मुझे कमल की बात सुन लेनी थी। उसने जो जो कहा था वो सब कुछ सच था। मुझे माफ कर दो। पैसे के लालच में मैंने हमारे 4 मछुआरों को खो दिया। यह सच है। अब वे लोग वापस कभी नहीं आ सकेंगे। अभी तुम लोग रोना बंद करो और यहाँ से चलो, निकलते हैं। इतना कहकर हम सभी उस जगह से वहीं पेड़ से बंधी नाव में सवार होकर तुरंत वहाँ से निकल गए। नाव चलाते चलाते हमें किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं थी। सांसें फूल रही थी, जानवरों की आवाज़ें दूर दूर से सुनाई दे रही थी और वातावरण और भी ज़्यादा डरावना होते जा रहा था। मगर हमने नाव की गति बिल्कुल कम नहीं होने दिया। कुछ देर बाद हम तीनों उस तालाब के किनारे आ गए जहाँ से हमने हमारी मछली पकड़ने की यात्रा शुरू की थी। वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि हमारी जीप ठीक तालाब के किनारे खड़ी है और ड्राइवर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अरे वाह साहब, आपका काम तो जल्दी हो गया। वैसे जीप भी एकदम ठीक हो गई, इसलिए मैं इसे यहीं ले आया। मगर साहब, आप लोग तो बस 3 ही हैं, बाकी के मछुआरे कहाँ हैं? ड्राइवर को इस तरह कहता सुन एक बार फिर मैं पछताओं में चला गया। मुझे इस तरह देख सुरेश परेशान और डरावनी स्वर में बोला, ड्राइवर भैया, वह जगह भूतिया थी जिस वजह से हम तीनों बच गए, मगर हमारे बाकी ये 4 साथी मारे गए। अभी हम सभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वरना शायद हम सभी मौत के मुंह में चले जाएंगे। सुरेश की बात सुन वह ड्राइवर ने जल्दी जल्दी हमको बैठने का इशारा किया और तुरंत जीप घुमाई और तेज गति में जीप को चलाते हुए हम सभी जंगल के गेट से बाहर निकल गए। बाहर निकलने पर वह चौकीदार हमें फिर मिला और चुलबुले अंदाज में कहने लगा, वाह साहब जी, मिल गई आपको मछलियाँ? कितनी पकड़ी? शायद कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लगा होगा, इसलिए रात के समय भी अपनी ड्यूटी नहीं भूले आप। उस चौकीदार के इस तरह की बातों पर मुझे चिढ़ तो बहुत आ रही थी, मगर मैंने अपने आप को काबू में रखा और उससे पहले वह और भी कुछ बोलता मैं उसकी बात को बीच में ही काटते हुए हड़बड़ाते हुए ड्राइवर से बोला, ड्राइवर भैया जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है। मेरे एक इशारे पर ड्राइवर समझ गया और हम लोग वहां से निकल गए और वह पागल चौकीदार बोलता रह गया। सारे मछुआरों को सही सलामत घर छोड़कर मुझे भी ड्राइवर भैया ने घर छोड़ दिया। घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए और जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरे माँ पिताजी रात से नहीं सोए और अभी तक मेरी राह देख रहे हैं। यह देख मैं भागते हुए अपनी माँ से लिपट गया और फफक फफक कर रोने लगा। मुझे रोता देख मेरी माँ मुझसे पूछी, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो, कोई दिक्कत हो गई क्या? मैंने अपनी माँ से बस इतना कहा, माँ मैंने वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। मेरी बात सुनकर माँ मुझसे बोली, तू चिंता ना कर, आ देख मैंने तेरे पसंदीदा रसगुल्ला बनाए हैं, चल तू और मैं तेरे पिताजी साथ बैठकर खाते हैं। जा पहले मुंह हाथ धो ले, फिर साथ बैठकर खाएंगे। और तू बताना कि वहाँ क्या क्या हुआ। चल अब जा, जल्दी से मुंह हाथ धो ले। वाकई माँ की गोद में जितना सुकून है उतना कहीं नहीं। माँ की बात सुन मैं तुरंत अपने कमरे में गया और हाथ मुंह धोकर सबसे पहले इंटरनेट पर उस भूताहा रोशनी के बारे में पढ़ने लगा। जैसा जैसा हमने देखा था और जैसा कमल ने बताया था ठीक वैसा ही सब कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने के बाद मैं तुरंत नीचे गया, माँ और पिताजी के साथ नाश्ता किया और उन्हें सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद मैं कमल के घर उसे भी सारी चीज़ें बताते हुए माफ़ी मांगा और आइंदा कसम ले ली कि कभी ज़िंदगी में मैं पैसों का लालच कभी नहीं करूँगा और अगर कोई किसी चीज़ के लिए आगाह कर रहा हो तो उसकी बात अच्छे से सुनकर उसकी जांच पड़ताल करके ही जाऊँगा। आलिया का रहस्य
आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कोई कहता है कि वह मछुआरों की आत्माओं के कारण चमकती है, यानी कि भूतिया है, तो कोई उसे देवलोक का प्रकाश कहता है। परंतु आज तक उस रोशनी के पीछे का कारण कोई भी नहीं जान पाया। हमारे भारत में ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी तह तक जाना हर किसी के लिए संभव ही नहीं, असंभव है। और इसी कारणवश वे स्थान आज तक अनसुलझे रहस्यों की गिनती में रह गए हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ सबसे पहले आप सुन सकें। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारे भारत में बहुत सारी प्राचीन चीज़ें तथा जगहें हैं जो आज तक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। जिसने उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की, या तो वो इस दुनिया से विदा ले लिया या पागल हो गया। आप सभी यकीन नहीं करेंगे, मगर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो सदियों से चलती आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य अपने आने वाले पीढ़ियों को अपनी शक्तियाँ या रहस्यमयी काले जादू को सिखाते चले आ रहे हैं। क्या आप काले जादू टोना में विश्वास करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग आज भी काले जादू टोना का उपयोग करते हैं, वह भी प्राचीन विधि विधानों के साथ। यह कहानी मायोंग जगह की है जो कि आसाम में स्थित है। यहाँ काला जादू बुरी चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, मगर यह जगह अच्छे जादू के लिए भी जानी जाती है। जिनकी कहानी है, ये उस जगह की सत्यता जानने के लिए उस जगह तक पहुंच जाते हैं। तीनों दोस्तों का उस जगह पर जाना सही था या नहीं, यह तो आप सुनकर ही बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए विनोद की कहानी को मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हाल ही में मैंने ग्रेजुएशन पूरी की है और अब मैं दिल्ली में एक बड़े कॉलेज से पीजी करने आया हूँ। क्योंकि मैं ठहरा हिस्ट्री सब्जेक्ट वाला, इसलिए हर कोई ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में मुझसे ही आकर पूछते। अपने ही गांव से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि नया शहर था और हमेशा से गांव की आदत रही थी। इसलिए जैसे तैसे करके अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या काट रहा था। शुरू के दिन तो ऐसे ही निकल गए, मगर धीरे धीरे करके कक्षा में जो दो लोग हमेशा आगे वाली सीट पर बैठते थे, वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती इस प्रकार हुई कि उनकी और मेरी रुचि लगभग एक जैसी ही थी। उन लोगों को भी नई नई ऐतिहासिक चीज़ें और जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद था, और मुझे भी। उनमें से एक का नाम मिहिर था, जो कि मेरे ही जिले का रहने वाला था, और दूसरे का नाम विभोर, जो उत्तराखंड का रहने वाला था। हम तीनों हर दिन साथ में ही कॉलेज जाया करते और पढ़ाई, खेल कूद तथा खाना भी सब कुछ साथ में ही करते। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी थे और ग्रेजुएशन कर चुके थे, इसलिए हम लोगों को बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हो चुका था। मगर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती ना, इसलिए अभी भी ऐसी कई चीज़ें वह जगह थे जिसके बारे में जानना बाकी था। मिहिर और विभोर से पक्की दोस्ती होने के बाद हम हर महीने कॉलेज की छुट्टी करके ऐसी ही अलग अलग रहस्यमयी जगहों की ऐतिहासिक और रोमांचित चीज़ें खोजने जाते और वहाँ के लोगों से उस जगह का पूरा इतिहास भी जानते। इस बार परीक्षा होने के चलते हम पूरा 1 महीना कहीं भी नहीं जा पाए, मगर जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तो उसके अगले ही दिन मिहिर और विभोर दोनों मेरे रूम पर आ गए और हम लोग लगे प्लान बनाने। मैंने निराशा भाव से अपने दोनों दोस्तों से कहा, यार दोस्तों,
इस बार परीक्षा के चलते हम लोग पिछले महीने तो कहीं नहीं जा पाए, मगर इस बार चलते हैं यार। वैसे तुम दोनों में से किसी ने कोई जगह ढूंढी क्या? मेरी बात सुनकर विभोर एकदम उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ, मैंने एक जगह ढूंढी है, मयोंग, जो कि आसाम में स्थित है। ऐसा कहा गया है कि उस गांव के जितने भी लोग हैं वे सिर्फ तंत्र मंत्र और काला जादू ही करते हैं। तभी मैं इस बात पर आश्चर्य जताते हुए पूछा, क्या बात कर रहा है भाई विभोर? आज के मॉडर्न जमाने में यह काला जादू भला कौन करता है? और मतलब सचमुच काला जादू जैसी चीजें असल में होती भी हैं? क्योंकि मैंने तो आज तक सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखा है। मेरी बात को सही मानते हुए मिहिर भी बोला, हाँ भाई यार, विनोद एकदम सही बोल रहा है। चल एक बार के लिए मान लेते हैं कि काला जादू आज के जमाने में भी होता है, लेकिन एक पूरा गांव सिर्फ यही करता है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही यार। हम दोनों की बात सुनने के बाद विभोर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह हम दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे ही थोड़ी मैंने ज्ञानी लोगों से दोस्ती कर ली। अरे यार, तुम लोगों को कितने सवाल आते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ CID चल रहा हो। क्या ही बोलो तुम लोगों को यार, मुझे भी यह रहस्य जानना है, तभी तो बताई तुम लोगों को। वहाँ जाकर ही सब कुछ पता चलेगा। बोलो, तुम लोग चलने के लिए तैयार हो? विभोर की ऐसी बातें सुनकर हम दोनों उसे घूरते हुए देखने लगे और बोले, तेरी मजाक की आदत कभी नहीं जाएगी ना? खैर, हम लोग तैयार है उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन यार या तो बता कि तुझे उस जगह का मालूम कैसे चला? विभोर हमारी बात सुनकर बोला, अरे क्या हुआ ना कि अभी अपनी परीक्षा के एक सप्ताह पहले मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मैंने उस वक्त सोचा कि क्यों ना अगली जगह की ही खोज कर ली जाए। फिर खोजने पर मुझे ये जगह थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि इसके बारे में ना के बराबर जानकारी थी। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी जानकारी हम लोग ही ले आएंगे वहाँ जाकर। बस अभी तुम लोग को उस जगह के बारे में जितना मैंने पढ़ा सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर मैंने उसे शाबाशी देते हुए कहा, भाई तूने बहुत सही काम किया। मैं क्या बोलता हूँ, आज भर हम सभी अपने अपने रूम चलकर पैकिंग कर लेते हैं और कल सुबह ही मेरे रूम पर तुम दोनों आ जाना। यहीं से निकल जाएंगे ट्रेन का टिकट लेकर। मेरी बात सुनकर दोनों इस बात पर हामी भरी और फिर कुछ नाश्ता करके वे दोनों अपने अपने घर पैकिंग करने के लिए निकल गए। यहाँ मैं भी अपना सामान जमाने लगा। कुछ ही देर में मैंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर ली और रात का खाना खाकर सो गया। सुबह मेरी नींद दरवाजे की दस्तक से खुली। तभी मैं झट से उठकर आंखें मलता मलता दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे दोस्त वहाँ खड़े हैं और एकदम टिपटॉप हो गए। तभी मिहिर मुझे झकझोरते हुए बोला, ओ स्लीपिंग ब्यूटी, उठ जा भाई। विभोर, इसका हमेशा का यही है, हर बार जब भी कहीं जाना होता है ना तो यह जनाब हमेशा ही लेट करते हैं। चल चल जल्दी सब काम कर। घोड़ा कहीं का, मतलब खड़े खड़े सोने लगा। एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं देश में। मिहिर के ऐसे वचन सुनकर विभोर चिढ़ते हुए बोला, यार भाई तू एक दिन बहुत ही अच्छा बाप बनेगा, अच्छे से संभाल लेगा अपने बच्चों को। इस बात पर मिहिर ने विभोर के सर पर एक टपली मारी और बोला, अबे तू रुक, बताता हूँ तुझे। ऐसा बोल वे दोनों रूम में इधर उधर भाग दौड़ करने लगे और मैं इतनी देर में ही सारा काम करके उनके सामने एकदम तैयार होकर खड़ा हो गया। अरे भाई मैं तैयार हो गया, चलो जल्दी वरना ट्रेन छूट जाएगी। मेरी बात सुनते ही वे दोनों लड़ना बंद कर दिए और फिर हम लोग दरवाज़ा बंद करके एक रिक्शा लिए और निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने जल्दी से टिकट लिया और झट से सामने खड़ी हुई ट्रेन में बैठ गए। भगवान की दया से आज ट्रेन थोड़ी खाली ही जा रही थी, इसलिए सीट मिल गई। लगभग 2 दिन की यात्रा के बाद हम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फिर वहां से बस पकड़कर लगभग 1-1.5 घंटे में मयूं गांव पहुंच गए। वहां से कुछ ही दूरी पर होटल थी, उधर ही हम लोगों ने एक रूम ले लिया और थके होने के कारण हम लोगों ने तय किया कि
आज भर आराम कर लेते हैं और कल निकल पड़ेंगे मायूंग को घूमने। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपने बिस्तर पर ही सिर्फ अच्छी नींद आती है, किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं, क्योंकि पूरा दिन आराम कर लिए थे और रात के वक्त इस बिस्तर पर नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ा सा मायूंग गांव की सैर पर ही निकल जाऊं। बस यह चीज़ मैंने सोची और जैसे ही कमरे के बाहर निकलने लगा वैसे ही अचानक मिहिर ने मुझे रोक लिया और पूछने लगा, भाई विनोद कहाँ चल दिया, सब ठीक है ना? मिहिर की आवाज़ सुनकर विभोर भी नींद से जाग गया। अब दोनों मेरे सामने बुत बनकर खड़े हो गए। तभी मैंने कहा, अरे मुझे क्या होगा भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, बस अपने रूम के अलावा कहीं और सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही, तो सोचा थोड़ा टहल कर मायूंग की सैर ही कर लेता हूँ। तभी विभोर राहत की सांस लेते हुए बोला, क्या यार भाई तू भी ना डरा ही देता है, चल अब तू जा ही रहा है तो हम लोग भी तेरे साथ चलते हैं, वैसे भी आराम करके कमर दुख गई है, चल थोड़ी पीठ सीधी कर लेते हैं। इतना कहकर वे दोनों भी मेरे साथ हो लिए। हम तीनों पैदल ही मायूंग गांव की तरफ निकल गए। गांव के पास पहुंचते ही हमने देखा मायूंग गांव रात के अंधेरे में एक अलग ही रहस्य बनाए हुए था। गांव के अंदर जाते ही हमें एक मध्य उम्र के इंसान ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं आप सभी, पर्यटक हैं क्या? उनकी बात सुनकर मैंने बड़े ही सम्मानजनक भाषा में उनको उत्तर दिया, जी हाँ, हम दिल्ली से आए हैं और इस जगह को घूमने और हमारे विषय से संबंधित इस जगह के बारे में जानने। वह इंसान हमारी बातों में रुचि दिखाते हुए बोला, अच्छा, आपको हमारे मायूंग गांव के बारे में जानना है, मगर साहब रात के समय ये जगह उन लोगों की होती है जो बुरा जादू करते हैं, अगर अच्छा जादू देखना है तो कल सुबह में आइएगा। उनकी बात सुनकर मिहिर एकदम उत्साहित होकर बोला, क्या मतलब है आपका, जरा विस्तार में बता सकते हैं? मिहिर की बातों में वह इंसान हामी भरते हुए बोला, जी साहब बताता हूँ, इस गांव में जादू टोना टोटका तो महाभारत के युग से कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जब भी कोई एक पीढ़ी जाती है तो वह आने वाली पीढ़ी को सब कुछ सिखाकर जाती है, एकदम हूबहू। यहाँ हम लोग बहुत से जादू टोने करते हैं, जैसे जादू से किसी की बीमारी ठीक करना, जिसे गायब करके हवा में उड़ाते हुए दिखाना, इंसानों को भी गायब कर देना, हाथ पढ़ना तथा एकदम सटीक भविष्यवाणी करना, किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेना और सबसे खराब इंसानों की बलि चढ़ाना। पिछले कुछ सालों से बलि चढ़ाने का काम बंद है, क्योंकि बलि चढ़ाने के साक्ष्य आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने खोज लिए थे। उन्हें इंसान को मारने वाले ढेर सारे हथियार भी मिले थे। मैं तो कहता हूँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत नेक काम किया है, वरना यहाँ जो लोग बुरे काम करते हैं वो किसी को बताते नहीं, चुपके से आड़ में कहीं छुप कर ये सभी काम करते हैं। इस व्यक्ति की ऐसी बातें सुन हम दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, लेकिन विभोर के चेहरे पे कोई आश्चर्य के भाव नहीं थे। इस असमंजस की स्थिति की शांति को भंग करते हुए वो इंसान बोला, साहब रात में यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से उस लाल बोर्ड के बाद सब काम गलत ही होते हैं। अगर आप सिर्फ टहलने के उद्देश्य से आए हैं तो मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके आप उस लाल बोर्ड के पार अभी रात में बिल्कुल ना जाएं। इसी कारण से यह जगह पर्यटकों के लिए एक समय सीमा तक ही खुला रहता है, उसके बाद हम में से भी कुछ लोग उस लाल बोर्ड के पार नहीं जाते। इतना कहकर वह इंसान ने हमें नमस्ते किया और वहाँ से अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद विभोर बोला, भाइयों माना मैंने उस इंसान ने हर एक चीज़ बहुत बखूबी से समझाई है, मगर सिर्फ इतना ही जानना था तो हम गूगल पे ही पढ़ लेते। उसके लिए इतना दूर पूरा लगभग 2 दिन बर्बाद करके तो नहीं आते ना। हम लोग यहाँ आए ही इसलिए है ना कि छोटी सी छोटी जानकारी को भी ना छोड़े।
इसलिए मेरे ख्याल से हमें उस लाल बोर्ड के पार चलकर एक बार देखना चाहिए। विभोर की बात सुन मिहिर तो उससे सहमति दिखाने लगा, मगर मेरा मन अब भी वहां जाने से डर रहा था। तभी मिहिर ने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, अरे विनोद, कहाँ खो गया तू? क्या सोच रहा है? क्या तुझे वहां जाने में डर लग रहा? मिहिर की बात सुन मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इन लोगों को यह बताऊंगा कि डर लग रहा है तो हंसी का पात्र बन जाऊंगा, और तो और पूरी जिंदगी यह लोग मुझे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाएंगे। इसलिए मैंने कहा, अरे नहीं भाई, डरे मेरे दुश्मन, मैं भी यही सोच रहा था कि हमें वहाँ चलकर एक बार देखना चाहिए। बस फिर क्या था, हम सभी उस लाल बोर्ड के पार जाने लगे। कुछ दूरी पर आगे बढ़ने के बाद हमें एक अजीब सी दुर्गंध आई। तभी हमारी नज़र दूर एक चीज़ पर पड़ी तो हम सभी फौरन वहाँ जाकर देखने लगे। उधर जाकर जो कुछ भी हमने देखा उसके बाद हमारे हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए। हमने देखा कि किसी का सिर धड़ से अलग करके कूड़े के ढेर में फेंका गया है, जिसमें से अजीब दुर्गंध आ रही और उस पर मक्खियाँ भी भिनभिना रही है। अभी हम लोग कुछ कहते कि तभी किसी ने अचानक मेरे पीठ पर थपथपाया। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक लंबे कद का इंसान खड़ा था। रंग काला तथा दिखने में उसकी शक्ल बहुत भयानक थी और जगह जगह उसके पूरे शरीर पर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई थी। वह इंसान हम सभी पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, कौन हो आप सभी और इस लाश के पास क्या कर रहे हो? यह बात सुनते ही मैं बोल पड़ा, नहीं, आप गलत समझ रहे, हम पर्यटक हैं और दिल्ली से आए हैं यहाँ पर घूमने। बस इधर आ गए तथा थोड़ी दूर चलने पर हमको ये दुर्गंध आई, इसलिए यहाँ पर चलकर देखने आ गए। हम बस यहाँ से जा ही रहे, चलो भाइयों निकलते हैं यहाँ से। हमारी बात सुनकर वो काला इंसान गुस्सा से गुर्राते हुए कहा, एक मिनट रुको तुम सब। उसकी भयानक और कर्कश आवाज़ सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मेरे सीने के अंदर बेचारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस शांत वातावरण में मेरे दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी हम लोग कुछ बोलते उससे पहले वो व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया और बोला, चलो अंदर चलो मेरे साथ। तभी मिहिर हाथ झटकते हुए बोला, नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग अभी अपने होटल जाएंगे। मिहिर ने ऐसा बोलकर हिम्मत वाला काम किया था या बेवकूफ़ी वाला, क्योंकि मिहिर के ऐसा बोलने के बाद ही वह इंसान बहुत गुस्से में आ गया और पता नहीं अजीब भाषा में कोई मंत्र बोला। देखते ही देखते पता नहीं कैसे अपने आप हम सभी के हाथों में एक रस्सी से उलझते चले गए। वो हम लोगों को रस्सी के सहारे खींचते हुए ले जा रहा था। हम तीन और वो इंसान अकेला। इतना ताकत मैंने आज तक किसी इंसान के अंदर नहीं देखा था। उस इंसान के मुकाबले हम तीनों की ताकत बेअसर हो रही थी। ना चाहते हुए भी हम लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। वो हमें एक घर के पास में ले गया, जिसके दरवाजे पे अजीब तरह से लाल रंग और काले रंग के धागे बंधे हुए थे। फिर से वो मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाया। पैंतरा पढ़ते से ही वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम सभी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो हमें खींचते हुए अंदर लेकर गया। जैसे ही हम लोग उस दरवाजे के अंदर घुसे तो जो दृश्य देखा वो देखकर हमारी सांस ही अटक गई। हमने देखा कि वहाँ बहुत सी काली परछाई जैसी चारों ओर हवा में इधर उधर घूम रही है। यह देख हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए और डर के मारे एक ही जगह पे बर्फ की तरह जम गए। हमें ऐसे खड़ा देख वो इंसान जोर से चिल्लाया, चलो अंदर, वहाँ खड़े मत रहो, चलो। वह इंसान की आवाज़ सुनकर हम जल्दी जल्दी अंदर जाने लगे। अंदर से बाईं तरफ एक बहुत विशाल कुआं था, जिसके अंदर से भाप निकल रही थी। उस कुएं के इर्द गिर्द ढेर सारे इंसानी और जानवरों के हड्डियों के कंकाल लटक रहे थे। यह दृश्य हमें और भी ज़्यादा भयभीत करने लगा। अब यहाँ आकर हमें सचमुच लग रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब हम समझ गए थे
कि इसके आगे चलकर तो और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ों का सामना करना है। मन को थोड़ा समझाते हुए हम उस इंसान के पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। जगह जगह मंत्र तंत्र का सामान रखा हुआ था, कहीं कहीं खून से सने हुए औजार भी बिखरे हुए थे। चारों तरफ एक बहुत ही मध्य रोशनी वाली मशाल जल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आया, जिसे खोलने के लिए उस काले इंसान ने एक अलग स्वर में उस दरवाजे को खटखटाया। वह स्वर सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई पासवर्ड हो। एक अलग ध्वनि वाला स्वर बजते ही वह दरवाज़ा अचानक खुल गया और हमारे सामने जो दृश्य था उसे देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। हमने देखा कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बाल पकड़कर किसी तेज धार वाले हथियार से एक एक करके उसके शरीर के अंग काट रहा और वह इंसान दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा। ऐसा दृश्य देख मेरे अंदर इंसानियत जाग गई और मैं ऊंची आवाज में बोला, या क्या कर रहे हैं आप? क्या आपके हाथ थोड़े भी नहीं कांपते यह सब करते हुए? इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जब वह इंसान इतना दर्द में है, आपको उस इंसान पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा? मेरी ऐसी बात सुनकर वह इंसान बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया और मेरी कॉलर पकड़ मुझसे कहने लगा, कौन है रे तू? अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कौन लाया रे इसको अंदर? बताऊं अभी अपनी तंत्र विद्या से क्या क्या कर सकता हूँ। इस तरह बोलता देख वह काला इंसान जो अभी अभी हमको वहाँ लेकर आया था, उस निर्दयी व्यक्ति से कानाफूसी करते हुए पूरी बात बताने लगा। पूरी बात सुनने के बाद वह इंसान विभोर के पास गया और उसे शाबाशी देते हुए कहने लगा, अरे विभोर, शाबाश मेरे चीते, मैं जानता था कि तुझे अगर कोई काम बोलूँगा तो उस काम को बखूबी से करेगा। उस इंसान को ऐसा बोलते सुन मैं और मिहिर एकदम दंग रह गए और विभोर की ओर देखते हुए बोले, विभोर, ये सब क्या है और ये इंसान तुझे कैसे जानता है? क्या हो रहा है यह सब विभोर? हमारी यह बात सुनकर विभोर ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगा। क्या बेवकूफ़ हो तुम दोनों, आज तक मैं तुम लोगों के साथ था और तुम दोनों में से कोई मुझे पहचान नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। मैं उत्तराखंड का नहीं बल्कि यही मयूंग का ही रहने वाला हूँ। तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, और यह जिनको तुमने अभी अभी अपमानित किया है ना, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने ही मुझे तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई है। अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली। बुरी ज़माने के लिए होगी, लेकिन हमारे लिए यही हमारा धर्म है और हम इसका अपमान कभी नहीं सहते। विभोर की ऐसी बात सुन हम दोनों को हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया और हम उस पर गुस्सा करते हुए बोले, विभोर, तू ऐसा कैसे कर सकता है रे? आज तूने हमारी दोस्ती का अपमान किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा जिगरी यार ऐसा भी कुछ कर सकता है। हाँ तो अब पता चल गया ना, बोलती बंद करो और वहाँ उस अधकटे इंसान के पास बैठ जाओ, क्योंकि इसके बाद हम लोग तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। उसके इस बात पर हमारा खून खौल उठा और हम विभोर का कॉलर पकड़ उसे पीटने लगे। तभी एक तेज शक्ति ने हमें दूर फेंक दिया। अभी भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम दोबारा उठे और विभोर की ओर बढ़े। इतनी देर में उस निर्दयी व्यक्ति ने मिहिर को कसकर पकड़ लिया और उस पर इंसान के शरीर की जली हुई राख डालकर कोई मंत्र का उच्चारण करने लगा और कुछ ही देर बाद मिहिर का बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया। जैसा जैसा वे लोग बोलते वैसा वैसा वह करते जाता। उन दुष्ट लोगों ने मिहिर को अपने वश में कर लिया था। अब मेरी बारी थी। वे लोग अब मेरी तरफ बढ़े, मगर मैंने खुद को बचाने के लिए उन पर वहाँ पड़े औजार फेंक दिए और वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। जैसे जैसे मैं बाहर निकलते गया वैसे वैसे वह हवा में उड़ती काली परछाई मेरा पीछा करने लगी और मुझे डराने लगी। उस वक्त मेरी हालत
बद से बदतर हो चली थी। भागते वक्त पहले ही उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया था और वह या घूम रही काली परछाई भी अपना प्रहार मुझ पर लगातार किए जा रही थी। लेकिन बिना हिम्मत हारे मैं वहाँ से बचते बचाते निकल गया। मगर सिर्फ मेरा निकलना काफ़ी नहीं था। मेरा दोस्त मिहिर अभी भी उस जगह फंसा हुआ था। उस वक्त मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एक जगह मैं बैठ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। यही सोचने लगा कि विभोर, जिसको हमने अपना सच्चा दोस्त माना, जिसके साथ हर चीज़ की, जिसे दोस्त से बढ़कर भाई का दर्जा दिया, आज उसने छल करके मुझे और मिहिर को हमारी बलि चढ़ाने ला दिया। यह सोच सोच कर बुरा तो लग रहा था, आंसू भी बह रहे थे, लेकिन गुस्सा भी अधिक आ रहा था। मगर उस वक्त मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया और फिर से उस नर्क में अपने दोस्त को बचाने चल दिया। मुझे आता देख वो काली परछाई फिर से मुझ पर टूट पड़ी, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए बिना डरे मैं उस दरवाजे के समीप गया और बिल्कुल उसी स्वर में दरवाज़ा खटखटाया जैसे उस काले इंसान ने किया था। थोड़ी ही देरी में दरवाज़ा खुल गया और अब मेरे सामने मिहिर उस जगह बैठा हुआ था जहाँ थोड़ी देर पहले किसी इंसान को काटा जा रहा था। मैंने देखा कि उस कटे इंसान की बलि चढ़ा दी गई है और सभी लोग पास के कमरे में उसी कटे इंसान का भोजन कर रहे। मैं बिना वक्त गंवाए तुरंत मिहिर के पास गया और उसे चलने को कहा, लेकिन यह क्या, मैंने देखा कि मिहिर कुछ जंजीरों से बंधा हुआ बेहोश पड़ा है। मैंने तुरंत एक नुकीला औजार लेकर वह जंजीर खोलने का प्रयास किया। तभी जंजीर खुल गई और मैं मिहिर को कंधे के सहारे उठाकर बाहर निकलने लगा। मुझे बाहर निकलता देख वह काला इंसान जोर से चिल्लाया, कहाँ ले जा रहा उसे, रुक। जैसे ही मैंने यह आवाज़ सुनी वैसे ही मैंने अपने कदम तेज कर लिए, मगर अब तक वहाँ सभी लोग मौजूद हो गए और हमारे इर्द गिर्द खड़े होकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। यह देख मैंने उन सब पर राख फेंक दी, जिस वजह से वे लोग अपने मंत्र पूरा नहीं कर पाए और लगे आंखें मसलने। इतनी देर में मैं तुरंत मिहिर को कंधे पर लाद कर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। उन लोगों ने और कई काली परछाइयों ने हम पर बहुत प्रहार किया, हमें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर भगवान का नाम लेते हुए मैं बस बिना रुके चलता गया और कुछ ही देर बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मैं मिहिर को उस नर्क से निकालने में कामयाब हो गया। मैं मिहिर को कंधे पर लाद कर तब तक चलते गया जब तक कि हमने वह लाल बोर्ड पार नहीं कर लिया, और पार करते ही वहाँ जितने लोग थे वे सब हमारी ऐसी हालत देख इकट्ठा हो गए। उस भीड़ में वो इंसान भी शामिल था जिसने हमको चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उसकी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अभी मैं उन लोगों को हमारी हालत के बारे में बताता कि तभी वो लोग अपने आप सब कुछ समझ गए और एक घर के अंदर हमें ले जाकर तंत्र मंत्र से हमारा इलाज करने लगे। कुछ ही देर में मैं और मिहिर एकदम पहले के जैसे ठीक हो गए और वहाँ के लोगों को धन्यवाद बोलकर और उस इंसान से माफ़ी मांगकर मयूंग गांव से बस पकड़कर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। 2 दिन बाद हम लोग दिल्ली में थे और इस हादसे को याद करके विभोर के बारे में सोच रहे थे। तब से हमने कसम खा ली कि ऐसी कोई जगह भूल कर भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जाएंगे, और अगर दोस्त भी बनाएंगे तो सावधानी से बनाएंगे।